बीजेपी सपोर्टर्स कांट भी दिमागी नक्सल, बिकॉज दिमागी नक्सल के लिए पहले दिमाग होना जरूरी होता है। कि 2014 की स्पीच मुझे याद है, और मैंने मैंने वो स्पीच को जब सुना, मैंने कहा 1 मिनट के लिए मैं अपने पर्सनल जज्बात को साइड में रख देता हूँ। बाय ऑल मीन्स इट वाज ए गुड स्पीच। जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद स्पीच और पूरा जो ऑप्टिक्स था उस स्पीच का, आई थॉट इट वाज वेरी इंप्रेसिव। उससे अगर हम अभी तुलना करें तो काफ़ी, यानी हाँ, एक आउट ऑफ टच, आउट ऑफ डेप्थ नज़र आ रहे हैं। तो उसने वो सिर्फ वो फोटो उठाया एक नाथ शिंदे का, और पीछे यू कुड सी द ब्रोकन विंडो। तो इट इज सच अ आइकॉनिक इमेज कि दिस इज द सिचुएशन वेयर हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बीन लेफ्ट टू रॉट। We do have right to education, but it is not implemented in the spirit it is supposed to be implemented. Right to education just doesn't mean every kid needs to go to school. It means every kid needs to go to quality schools. तो मुझे यंग हंसी आ रही थी ना कि इतने साल योगेंद्र यादव की टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले लोग बीजेपी वोटर बन गए, और बीजेपी की टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले जेनजी आंदोलनकारी बन गए। हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ द ब्रीफिंग रूम। मेरे साथ आदित्य मेनन है, द क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर, और पार्थ एमएन जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। और इस एपिसोड में हम लोग भारत के इंडिपेंडेंस डे के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हुई है उसके बारे में बात करेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पीच के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ उसके कॉन्ट्रास्ट में जो इंडिया में एक मास मूवमेंट यंग लोगों का, जेन अल्फा, जेन जी, उनका मास मूवमेंट इस इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ कैसे शुरू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम शुरुआत उस चीज़ से करेंगे जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया है इस पूरे हफ्ते में। वो है मनन कुमार मिश्रा की कहानी। मनन कुमार मिश्रा कौन है? मनन कुमार मिश्रा इंडिया के, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रहे हैं पिछले 12 साल से। इट इज़ एज इफ वो अपने मरते दम तक बीसीआई के चेयरमैन रहना चाहते हैं, तो वो हर बीसीआई के इलेक्शन में अपने आप को किसी न किसी तरह वो इलेक्ट करवा लेते हैं, जबकि बीसीआई एक्चुअली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवोकेट्स एक्ट के तहत वो बनती है। सो खैर वो सब बीजेपी के राज में तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, उसमें नॉट अ बिग डील। बट उन्होंने एक उड़ता तीर पकड़ लिया इस हफ्ते। नालसार हैदराबाद, जो कि इंडिया के नंबर 3 रैंकिंग पे आती है टॉप लॉ स्कूल्स में से, उनके कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सीजीआई सूर्यकांत ने बच्चों को कॉकरोचेस बोला, या 20 जुलाई के इंसिडेंट के बाद ही डिड नॉट गिव टाइम टू हियर द पिटिशंस जो कि उस वायलेंस के ऊपर आए थे। उसके बाद उन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने बोला कि हम नहीं चाहते कि वो हमारे कॉन्वोकेशन पे आए, बस इतना ही बोला, नथिंग मोर नथिंग लेस। उनका एक ओपिनियन था, उन्होंने वो एक्सप्रेस किया। अब बात वहीं की वहीं रह जानी चाहिए थी, लेकिन मनन मिश्रा, ग्रेट मनन मिश्रा, जो कि बीजेपी के एमपी भी है, मैं बता दूं, उन्होंने बोला कि नालसार हैदराबाद के किसी भी लॉ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट को इस साल कोई भी स्टेट के बार पे एनरोलमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तुगलकी फरमान उन्होंने आदेश दे दिया कि किसी को भी लॉयर की नौकरी नहीं मिलेगी। अब इस पॉइंट पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसमें कूद गए थे, लेकिन जिस तरह से सीजेपी के सौरभ दास ने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में उन्होंने बोला कि मनन ब्रो इट्स डन। उसने बोला कि अगर आपने ये ऑर्डर विथड्रॉ नहीं किया तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। उसके लिटरली 10 मिनट के अंदर मनन मिश्रा ने सौरभ दास को नीचे रिप्लाई करके लिखा, इट हैज ऑलरेडी बीन विड्रॉन सर प्लीज हमें जाने दीजिए। हमको हम आपके सेवक हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। I like this fear. मुझे ये डर का जो माहौल है ना, अच्छी बात है। Also, didn't Suryakant himself say that this order was unnecessary or something like that? वो तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग सम प्लायंट लॉयर टुक दिस मैटर टू कोर्ट, क्योंकि उसके पहले विड्रॉल तो हो चुका था। मतलब लिटरली 3-4 घंटों में ऑर्डर आता है, उसको ऑर्डर विड्रॉ हो जाता है, सब कुछ आराम कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे सूर्यकांत को हीरो भी तो बनना है, तो एक प्लायंट लॉयर आता है और कहता है कि सर ये गलत हो रहा है नालसार के बच्चों के साथ। तो सूर्यकांत बोले बिल्कुल बिल्कुल ये गलत हो रहा है, विड्रॉ करना चाहिए। बट विड्रॉ तो हो चुका था पहले से। No, but how awful do you have to be for Suryakant to make sense?
आई थिंक ये सूर्यकांत, प्रधानमंत्री, ये सारे लोग ना ये इंडल्जेंट ग्रैंडफादर वाले मोड में कि ठीक है बच्चों से शरारत हो जाती है, इन्हें करने दो, बच्चे और हमारे बीच में आने वाला ये मनन मिश्रा कौन है, दैट इज द मोड दे आर ऑन, ये अपने बट ये अभी अभी सूर्यकांत भी ऐसे रील तो नहीं करने लगेंगे। नहीं, एक इंटरव्यू तो दिया है वैसे सूर्यकांत ने कानून ना। के हाथ लंबे होते हैं, अब नाक भी लंबा होगा। सॉरी, नहीं काट देना ये। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी काटेंगे, सबसे बेस्ट जोक्स को हम काट नहीं सकते हमारे पॉडकास्ट से। लेकिन लेकिन मनन कुमार मिश्रा की रेजिग्नेशन के ऊपर अब बहुत लॉयर्स अड़े हुए हैं। वो बोल रहे कि उसने, क्योंकि उसके बाद में बेचारे ने सॉरी बोला, उसने इंडिपेंडेंस डे पे चिट्ठी लिखी कि माय डियर लवली फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी कि मैंने, मेरे हाथों से गलती हो गई। मतलब उसने, वो लिटरली जो कर सकता है, वो जमीन पे लेटा हुआ है इस समय कि Isn't he प्लीज the मुझे माफ same? कर दो। Isn't he the same guy who once wrote a letter to PM Modi and called him my lordship या ऐसा कुछ? तो उसने एक बहुत ही फॉनिंग लेटर लिखा था पीएम मोदी को। बिल्कुल बिल्कुल, वो माय लॉर्ड, यू आर माय लॉर्ड ऐसे करके उन्होंने एड्रेस किया था मोदी को। So that explains और why he's been the chairman for 12 years. हाँ हाँ, उसको वो वो जमीन पे लेटने की आदत है उसको। वो बार काउंसिल को बार बार काउंसिल बना दिया है, वो बार बार बने जा रहा है उसका मरे जा रहा है। चेयरमैन। और वो उसका टर्म शायद 2030 में खत्म होगा, पता है? हाँ वो तो ये उसका उसका टेन्योर मोदी जी से भी लंबा होने वाला है। मतलब मोदी पहले जाएंगे फिर ये जाएगा। हाँ, बताओ। Well, speaking of मोदी, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनी? दिमागी नक्सल, दैट वाज द ओनली टेक अवे आई हैड Yeah, फ्रॉम I mean, दैट। overall I thought the entire speech seemed rehashed. वो पुराने ideas वही वो बार बार दोहरा रहे हैं, बस अलग like old wine in a new bottle types, मुझे लगा। And दिमागी नक्सल was also like a rehash of urban नक्सल। तो वही कॉन्सेप्ट है, वही एंटी क्रिटिक एंटी वाला जोन है, बस ये दिमागी नक्सल वाला टर्म नया है, दैट्स ऑल। एंड नो, एंड टू बी फेयर, द बीजेपी सपोर्टर्स कांट बी दिमागी नक्सल, बिकॉज दिमागी नक्सल के लिए पहले दिमाग होना जरूरी होता है। सो पर ये वैसे लोग भी पहली बार डिसाइड, देखा है। हाँ ये लोग हाँ। भी डिसाइड कर लेना आपस में। एक तरफ अमित शाह ने कहा भाई पिछले साल ही नक्सल मुक्त भारत हो गया, तो अगर ये नक्सल मुक्त भारत हो गया तो दिमागी नक्सल अभी 15 अगस्त में कहाँ से पैदा हो गए? तो ये आई मीन दे शुड ऑल्सो मेक अप देयर माइंड कि नक्सल मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं, और पहली बार मैंने देखा है कि कोई किसी को इंसल्ट करने के लिए दिमाग है तुम्हारे में बोल रहा है। मतलब ये कैसी बेवकूफी की बात है भाई? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सपोर्टर अनभक्त है और बाकी सारे दिमागी है, तो उसको इंसल्ट करने के लिए दिमागी के सामने नक्सल जोड़ दो, उससे इंसल्ट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? अब मैं ये भी बोल दूं कि जेनजी प्रोटेस्ट के बाद से मेरे को ये रियलाइज हो गया है कि पिछले 10-15 साल के पहले जो हुआ है ना इंडिया में, वो इस जनरेशन के लिए पूरी तरह से इरेलीवेंट है। तो अगर कोई यंग लड़का लड़की मोदी जी की स्पीच को सुन रहे हैं, दिमागी नक्सल बोला है मोदी जी ने, उसको समझ ही नहीं आएगा कि नक्सल क्या होता है, नक्सल कौन होते हैं भाई। क्योंकि हमारे, चलो वी हैव बिन फॉलोइंग नक्सल पॉलिटिक्स एंड द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट है। बट मोदी जी सो आउटडेटेड एंड सो आउट ऑफ टच कि यंग लोग के जहन में क्या है और क्या नहीं। हो सकता है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनका ऑडियंस ही कोई और है, बूमर अंकल जो आदित्य ने पिछली बार कहा था। नहीं, बट आई फील लाइक दे आर रनिंग आउट ऑफ एनिमीज। ऑन अ सीरियस नोट, उनका जो पूरा पॉलिटिक्स रहा है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ 2002 और अभी दो पिछले 12 साल में, देयर पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज थ्राइव्ड ऑन क्रिएटिंग एनिमीज एंड फॉल्स एनिमीज। तो मुस्लिम्स हो गए, अर्बन नक्सल हो गए, पाकिस्तान हो गया। तो दूसरों का डर दिखा के वोट लेना हैज़ बीन देयर कोर मेमोरी। तो मेरे हिसाब से उनके अभी वो एनिमीज ख़त्म हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्रिएट किसको किया जाए ना। तो अभी एक दिमागी नक्सल नया उन्होंने ढूंढ के निकाला है, बट इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स पोरली ऑन देम आई गेस एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी। एंड डिड यू गाइस नोटिस वो, मतलब चलो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं मोदी जी की स्पीच नहीं सुन सकता, तो मैंने तो पूरी स्पीच तो नहीं सुनी, बट मैंने क्लिप्स काफ़ी सारे देखे ऑनलाइन। और मुझे याद आया कि मैं 2024 के पहले, 2024 का जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था ना, डोनाल्ड ट्रंप और उसमें पहले जो बाइडेन कैंडिडेट था और फिर कमला हैरिस थी। तो एक पीरियड आया था, 1 साल का पीरियड था शायद वो, जिसमें जो बाइडेन जब भी बोलता था ना, तो
ऐसे एक इम्प्रेशन आता था यार ये तो बहुत बूढ़ा हो गया है ये तो ही इज लुकिंग शेकी, ही इज लुकिंग स्लीपी, उसको स्लीपी जो बोलता था डोनाल्ड ट्रम्प। जो तो हुआ सो ये हुआ। हाँ इसको तो काटना पड़ेगा पार्थ बट बट नहीं तो ये मोदी जी का ना स्लीपी जो ईरा चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे कि हम्म। वो अब जो बाइडेन नहीं रहा, अब वो स्लीपी जो बन गया है। तो ही इज लुकिंग आउट ऑफ टच, और वो एक पॉइंट पे पहली बार मैंने देखा ही कंप्लीटली लॉस्ट द ट्रैक ऑफ हिज स्पीच। वो जो टेलीप्रॉम्प्टर पे देख पढ़ के हमेशा गाना गाता है ना अपना, उसमें एक पॉइंट पे अचानक से ही स्टॉप्ड एंड ही स्टार्टेड लुकिंग अराउंड एक सेकंड के लिए, और उसको समझ नहीं आया, एंड ही हैड टू स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम सम अदर लाइन। ऐसे तरह बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी निट पिकी, लेकिन ये ऐसी इस टाइप की चीज़ें मोदी जी के साथ बहुत कम होती थी, मतलब पहले, जो कि नहीं, अब। और ऐसा कुछ अगर किसी और के साथ होता था तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे 10-9 बजे 10-10 बार वही दिखा देते कि देखो कैसे फंबल हो रहे हैं ये लोग, और मोदी जी सपोजिटली अ ग्रेट ओरेटर, ये वो। तो आई थिंक दैट स्लिप वाज आल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड इट वाज जस्ट सिंबॉलिक ऑफ द टाइम्स। उनके 2014 की स्पीच मुझे याद है, और मैंने मैंने वो स्पीच को जब सुना, मैंने कहा एक मिनट के लिए मैं अपने पर्सनल जज्बात को साइड में रख देता हूँ। बाय ऑल मीन्स इट वाज ए गुड स्पीच, जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद स्पीच और पूरा जो ऑप्टिक्स था उस स्पीच का, आई थॉट इट वाज वेरी इंप्रेसिव। उससे अगर हम अभी तुलना करें तो काफ़ी, यानी हाँ, एक आउट ऑफ टच, आउट ऑफ डेप्थ नज़र आ रहे हैं। एंड आई थिंक जो रीसेंट आंदोलन हुआ है ना, उसने कुछ हद तक हिला दिया है, यानी इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डील करें। कि पहली बार ये आई थिंक इस मोड में लग रहे हैं कि मुझे पता नहीं है जनता का मूड क्या है। नहीं तो हमेशा कुछ भी हो उन्हें पता है जनता की नफ्स है कहाँ पर, लेकिन आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, तो वो एक लैक ऑफ श्योरिटी नज़र आ रही है। आउट ऑफ सिलेबस टाइप। हाँ, और वो क्लासिक क्लासिक केस ऑफ आउट ऑफ टच एंड डिस्कनेक्ट है ना ये, क्योंकि उनको जनता की नब्ज क्यों नहीं समझ आ रही है, क्योंकि ये जनता नहीं है, ये नई जनता है। ये अभी अभी पिछले 8-10 सालों में वोटर बने हैं। मेजॉरिटी जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे बीजेपी डजंट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शन विद देम, क्योंकि उनका कोई यंग लीडर नहीं है, उनका कोई यंग कार्डर नहीं है टू स्पीक ऑफ, कि जो उनकी लीडरशिप तक सही मायने में पहुंचा पाए जो मैसेज है। क्योंकि जो पढ़े लिखे यंग लोग हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। वो वो टिपिकली, मैं नहीं कह रहा वो कांग्रेस सपोर्टर है, आम आदमी पार्टी सपोर्टर है, वो किसी के सपोर्टर नहीं है हो सकता है, लेकिन वो बीजेपी के डेफिनेटली अगेंस्ट है, जो नो यंग इनफैक्ट एजुकेटेड क्लास है। No, in fact, Aditya said in our first episode that BJP polls the worst among Gen Zs, right, Aditya? Yeah, and it's not just this elections. I think 24, then 25 Delhi election, 25 Bihar election, Maharashtra election, all these elections, this has been their worst age demographic. Yeah, And in 2029, 25% of our voters are going to be Gen Z. yeah. In So fact, I mean, this will probably be their toughest challenge. ये सीजेपी आंदोलन के बाद एक काफ़ी इनके अंदर आत्ममंथन भी हुआ कि एबीवीपी बीजेवाईएम कर क्या रहे हैं, कि उन्हें ये चीज़ आती हुई नहीं दिखी, दैट दे डिड नॉट सी दिस सच ए बिग मूवमेंट कमिंग, व्हाई इज देयर नो आउटरीच। तो उसमें व्हाट आई मीन जवाब ही आया कि ऑल द एबीवीपी गाइज, बीजेवाईएम गाइज आर चेजिंग थिंग्स लाइक यूनिवर्सिटी सेनेट मेंबरशिप्स, या कि किसको एडहॉक लेक्चरर बना दो, उसको गेस्ट लेक्चरर बना दो, इसको वीसी बना दो, इसको रजिस्ट्रार बना दो। वो ये सारे मिडलमैन बने पड़े हैं, यानी उनके असली जेंजी के बिल्कुल। साथ उनको डील करने का, यानी दे आर नॉट, वो आउटरीच कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, तो and also if you look at ABVP's politics, उनका ओवरऑल मतलब पिछले 5-7-10 साल में न्यूसेंस क्रिएट करना बाकी स्टूडेंट्स के लिए यही उनका मेन काम रहा है। तो देर इज नो वे द जेनजीज आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू सच गूंस, राइट? तभी दिल्ली में गर्ल्स कॉलेज से उनको लिटरली भगाया गया। तो आई मीन आई थिंक देयर द सीड्स ऑफ दिस एंटायर अपहीवल वर कमिंग फॉर सम टाइम, एंड आई या थिंक their own arrogance is to blame for that. एंड टू सम एक्सटेंट दिस इज हाउ इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? कि एक 12-13 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो गवर्नमेंट के आईज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड होने चाहिए, वो एक्चुअली सबसे गवर्नमेंट के सत्ता के भोगी बन जाते हैं, राइट? कि वो इंस्टेड ऑफ बीइंग द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट,
जैसे आपने उनको मिडलमैन बोला, वो सिर्फ मिडलमैन नहीं है, वो ठेकेदार भी बन जाते हैं, वो गेट कीपर्स बन जाते हैं कि जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलने चाहिए सबको, वो कैसे सिर्फ हमारे लोगों तक पहुंचे, ये उनका पूरा मकसद बन जाता है। बिकॉज दे बिकम सो कमिटेड टू द आइडिया ऑफ पेट्रनेज। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे आरएसएस बीजेपी टाइप लोगों को जानता हूँ जो कि अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, जो कुछ कुछ पदों पे है। उनका पूरा फोकस ये होता है कि मैं मेरे बंदे को कैसे प्रोफेसर बनाऊं, मैं मेरे बंदे को कैसे एडमिशन दिलवाऊं, और बाकी सारी दुनिया गई भाड़ में, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज वेरी क्लासिक एंटी इनकम्बेंसी फेज, जहाँ पे दोज इन पावर हैव टोटली एब्डिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द जनरल पब्लिक। जो ग्राउंड पे है वो गेट कीपर्स बन जाते हैं, बट ये जो सत्ता में है वो भी उनको गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एंड दे आर ऑल्सो नॉट रियली लुकिंग फॉर एनी ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड। सो आई थिंक दीज टेंडेंसीज सॉर्ट ऑफ फीड ऑफ ईच अदर। 100%, 100%, द रॉट इज एट द टॉप, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि मतलब मेरे को एक मेरे बीजेपी के फ्रेंड ने बताया था कि बाकी उनके अंदर की जो वो है परसेप्शन है कि बाकी बीजेपी के सारे नेता इतने कोई फर्क नहीं पड़ता उनको लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का, दे आर इन इट फॉर द अभी सत्ता है, भोग लो, निकल जाओ। बट वो उसका कहना ये था कि मोदी जी बड़े ट्रैक करते हैं, हर चीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। मोदी जी पर्सनली is very committed to understanding where the public mind mood is. But even this time he himself admitted कि this is the first time I felt कि मोदी जी का भी वो public mood gauge करने का जो radar है वो fail हो गया है। And from coming from a BJP person, I was very surprised कि वो how could he admit something about his God like that. मेरे ख्याल में इनके पास फ्रेम्स ही नहीं है ना इस जनरेशन को पढ़ने के लिए। यानी ये जनरेशन ऐसा है कि ये तो यूपीए इरा का विक्टिमहुड अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, तो ये बाबर और सावरकर के ज़माने का विक्टिमहुड क्या लेंगे ये लोग। तो आई मीन दे डोंट इवन हैव फ्रेम्स टू अंडरस्टैंड दिस प्रेजेंट जनरेशन। यू नो, ये सारी बातें, इवन दिमागी नक्सल, बाबर की विरासत, ये सारी चीज़ें इनको लगता होगा ये क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज दिस नॉनसेंस। Who's बाबर? क्योंकि क्योंकि रियलिटी इसकी स्कूल में मतलब हम लोग, हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी हो गई है ना कि हम स्कूल में कुछ पढ़ाते भी नहीं है, टू बी फेयर टू द मुझे यंग किड्स। हंसी आ रही थी ना कि इतने साल योगेंद्र यादव की टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले लोग बीजेपी वोटर बन गए और बीजेपी की टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले जेंजी आंदोलनकारी बन गए। तो आइदर वेज टेक्स्ट बुक से किसी को घंटा फर्क पड़ता है। हाँ यार, तो दैट इज टोटली ट्रू। इनफैक्ट वी डोंट नीड नो एजुकेशन वाला वो है ना, मुझे वो याद है, बिकॉज जितना तुम उन बच्चों को दबाने की कोशिश करते हो ना एक तरफ, वो इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि वो यंग उम्र में रिबेल्स ही बनते हैं लोग। यू कैन नॉट फोर्स देम टू follow your like preferred ideology, you cannot force them to believe everything that you believe in. They will rebel against it. You have no option but to face that rebellion. तो वो rebellion अभी बीजेपी वालों को फेस करना पड़ रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा, to move on to the next topic as well, is कि एक तरफ मोदी जी स्पीच में बोल रहे थे हम एआई पढ़ाएंगे, 1 करोड़ बच्चों को शायद वो एआई पढ़ाना चाहते हैं, वो अलग अलग युवाओं के लिए अपने अलग अलग प्रोग्राम्स, स्कीम्स की बात कर उन्होंने रहे थे। उन्होंने बिल गेट्स को तो एआई का मतलब आई होता है ये भी बताया था। यार एक 10 साल बाद ना ऐसा जमाना आएगा कि लोग मुड़ के देखेंगे और बोलेंगे यार क्या कर दिया हमने, किसको पीएम बना दिया हमने, जो एआई को आई बोल रहा है, जो कि मतलब वो मेलोनी वाली भी बात जो है, इट इज़ वेरी शेमफुल एक्चुअली। 10-15 साल बाद व्हेन पीपल विल लुक बैक एट मोदी एंड दे विल बी लाइक ये एक पीएम था जो एक अपने से 30 साल पहले कम उम्र की औरत जो एक प्रधानमंत्री किसी देश की, उसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा है और उसके साथ वो अजीब सी एक अफेयर वाली रूमर्स खुद ही एनकरेज कर रहा है। जस्ट ऑल वेरी सिक। बट एनीवे, द पॉइंट आई वाज कमिंग टू इज कि एक तरफ मोदी जी ये बोल रहे थे और दूसरी तरफ एक्चुअली जो स्कूल्स में है यंग लोग, उनका रिबेलियन रेवोल्यूशन शुरू हो गया है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट द न्यूज़ राइट नाउ, इंस्टाग्राम खोल के देखो या आप जो भी आपका प्रेफर्ड न्यूज़ कंजम्पशन वेबसाइट है उसको देखो आप, तो हर ज़िले से, हर गांव से, हर स्टेट से यंग बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्रोटेस्ट पे निकल आए हैं। इसके तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, मतलब हमीरपुर हो जाए, यूपी में जौनपुर हो जाए, बहुत सारे ऐसे मैंने मतलब आई काउंटेड एटलीस्ट 130-140
such incidents across India जहाँ पे स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के बेहतरी के लिए सड़क पे उतरे हैं, डीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं स्कूल की छत टूट गई तो बच्चे धरने पे बैठ गए कि हमारे स्कूल ठीक करो। मतलब ये जो एक क्रांति आई है ना देश में, ये भी बहुत अमेजिंग है। वाइल्ड फायर ना, वंस द वाइल्ड फायर, किसी को चिंगारी लगानी है एंड देन द वाइल्ड फायर स्टार्ट्स एंड इट सॉर्ट ऑफ नोबडी कैन कंट्रोल इट। और इस तरह का ही वो एक बार प्रोटेस्ट और डिसेंट फिर से अगर कूल बन जाता है, विच इज समथिंग दैट सीजेपी हैज डन टू माय माइंड, suddenly people, kids, and these kids have access to social media, these kids have followed the CJP protest, and suddenly when protest becomes cool, they realize that their own lives, their own schools, their own sort of roads, उनमें भी परिवर्तन की ज़रूरत है। एंड देर आर सो मेनी वीडियोज़ दैट वर सो हार्ट वार्मिंग, फिल्ड मी विद सो मच होप कि डीएम के ऑफिस में बच्चे घुस रहे हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस में बच्चे घुस रहे हैं। एक मैंने नासिक से या करजत से, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग विच पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, बट एक मैंने वीडियो देखा जहाँ पे दो बच्चे वो एक बॉटल को माइक की तरह यूज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये देखो सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, समझ में नहीं आ रहा है, एंड दिस इज़ हाउ वी गो टू स्कूल एवरी डे, एंड देन दैट रोड वॉज एक्चुअली फिक्स्ड इन अ फ्यू डेज। So you know, some of these things have just really made me feel better about the state of affairs, right? Because at the end of the day, it's not the corruption or the scandals that make you feel helpless or hopeless, but it's the fact that the idea that people have accepted it for what it is, and this sort of rebellion from school-going children आपको एक तरह से याद दिलाता है कि नहीं, people are not happy and they are speaking up, and I think that's very very hopeful. I think fundamentally what the best part about this is that they're inverting the entire relationship between ruler and ruled. I think under PM Modi they had पिछली सरकार वो used to talk about right to education, right to food, right to everything. ये सरकार ने everything has become a largest given by मोदी जी, यानी हर चीज़ अनाज भी मोदी जी दे रहे हैं, भत्ता मोदी जी दे रहे हैं, तो एज इफ कि वो कोई बादशाह हैं और वो अपनी प्रजा को ऐसे दे रहे हैं। तो ये उल्टा कर रहे हैं अब इस चीज़ को कि नहीं जी हम तो अकाउंटेबल आपको करेंगे, यू नो दिस इज़ आवर राइट, दिस इज़ नॉट सम एहसान दैट यू हैव डन ऑन अस। तो Yeah. वो एक और बहुत इतने फंडामेंटल चेंज आ रहा है इससे। या और इतने बेशरम है ये लोग कि ये फ्लड रिलीफ के जब पैकेट्स बांटते हैं उस पे भी अपने लीडर्स के फोटो डालते हैं। आई मीन दिस इज समथिंग, एक तो आप टैक्स पेयर के पैसे से दे रहे हो या आपके जेब से दे नहीं रहे हो, और दूसरी बात आप योर फ्लड रिलीफ विक्टिम्स, घर बह गया है लोगों का, उसमें भी आप पैकेट्स दे रहे हो अपने फोटो लेके। दैट इज द लेवल ऑफ शेमलेसनेस दे हैड सॉर्ट ऑफ रीच्ड, एंड दैट बीइंग रिवर्स्ड इज क्वाइट रिमार्केबल टू सी। यार उस फोटो से याद आया मुझे कि अभिजीत दिपके जो है सीजेपी के थ्रू उसने स्कूल ठीक करो का कैंपेन शुरू किया है 15 अगस्त से। सीजेपी के लोग, और मतलब ओपन कॉल दे दिया कि सब लोग उसमें जुड़ जाओ, अपने अपने आसपास के स्कूल्स को ऑडिट करो जाके। तो एक विजुअल जो कल आया था उस पे अभिजीत के गांव का स्कूल है, हिंगोली का स्कूल है, वहाँ पे विंडोज जो थे उस स्कूल के वो टूटे पड़े थे और उसके ऊपर न्यूज़पेपर चिपकाया हुआ था ताकि दिखे ना कि वो टूटे हुए हैं, सारे कांच के ऐसे पीसेस निकले हुए हैं। तो सबसे जो बड़ा उस पे वो था, डैमेज विंडो थी, उसके ऊपर बड़ा सा एकनाथ शिंदे का फोटो था। तो उसने वो सिर्फ वो फोटो उठाया एकनाथ शिंदे का और पीछे यू कुड सी द ब्रोकन विंडो। तो इट इज सच अ आइकॉनिक इमेज कि दिस इज द सिचुएशन वेयर हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बीन लेफ्ट टू रॉट, हमारे स्कूल किड्स हैव बीन लेफ्ट टू यू नो कंडेम टू फेलियर एज आई पुट इट, कि मतलब उनको लिटरली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा ना। उनके दे डोंट केयर अबाउट द टीचर्स, दे डोंट केयर अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स एज इफ दे वांट टू फॉरगेट कि ये इसको भूल जाते हैं यार। ये बच्चे, एक बार ये सरकारी स्कूल कोलैप्स हो गई ना तो ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा, हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दैट इज द मेंटालिटी दैट द सिस्टम हैज, कि दे डोंट वांट टू think about this and they want to push it towards privatization as much as they can. इसीलिए आपने देखा होगा कि 94,000 स्कूल्स जो बंद हुए हैं, आप ये फिगर बहुत थ्रो अराउंड होता है, बट ये क्यों बंद हुए हैं? ऐसा नहीं कि बच्चे कम हुए हैं ना, बच्चे तो उतने ही हैं, इनफैक्ट बच्चे तो ज़्यादा आए हैं पिछले 5 सालों में।
लेकिन द फैक्ट दैट वो स्कूल्स इतने मतलब खराब हालत में है कि उस जहाँ जिस गांव में वो स्कूल्स हैं उन गांवों में भी वो बच्चे जाना ही नहीं चाहते उन स्कूल्स में, तो दे फाइंड द लोएस्ट कॉस्ट चीपेस्ट पॉसिबल प्राइवेट स्कूल ऑल्टरनेटिव। फिर ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट बोलती है अच्छा जी यहाँ पे तो बच्चे ही नहीं आ रहे, इसको तो बंद कर देते हैं। ऐसे करके इन्होंने स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों को फ्री में, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर दे आर द स्टेट इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल दीज किड्स। तो स्टेट अपने आप को उस मैंडेट से अपने आप को उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इन द लास्ट 10-15 years। Yeah, and also, Even before that. yeah, no, and I think the CJP's campaign of School Teak Karo, I think it's the best thing that they could have chosen. It, first of all, it affects everybody. It affects children, it affects parents, it affects their relatives. So automatically you reach out to a large group of people through children. Secondly, this is where the myth of merit gets established, right? Because you have certain children from privileged backgrounds who go to certain schools, then you have certain children who go to public schools, and you have privileged children where jahan schools can spend maybe 100 rupees behind every student, and then you have public schools जो 5 रुपए या 10 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते behind every student, and that investment gap sort of breeds this disparity for uh, for the next few years. और वहाँ पे after a certain point that gap continues to get perpetuated, and then after a certain point you have certain students at a certain level and you have certain students at another level, and then that gap between those students, those group of students, is misconstrued or misrepresented as a gap of merit. But the gap is of quality of education. I think right to education you mentioned, we do have right to education, but it is not implemented in the spirit it is supposed to be implemented. Right to education just doesn't mean every kid needs to go to school. It means every kid needs to go to quality schools, and that's something that we are not doing. I mean, more than a lakh schools in India are running on a single teacher, for example. We still lack, many schools don't have public toilet for girls. तो इस तरह के स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से आप मतलब आप एक तरह से एक तबके के जो बच्चे हैं उनको आप कंडेम ही कर रहे हो। उसमें से फिर एक आध बच्चा निकल आता है और फिर बोलते हो देखो ये तो मेहनत करते हो तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। अरे भाई, दीज आर एक्सेप्शंस दैट प्रूव द रूल। नहीं, और ये जो इनकी जो सरकारें हैं जब जहाँ पर भी आती हैं, लाइक कभी मैंने नहीं सुना कि कहीं पे बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने कहा कि हम स्कूल की क्वालिटी हम चेंज करेंगे। उनका सबसे पहला कदम होता है कि जी सिलेबस बदल दो और मिड डे मील को वेज नॉन वेज से वेज कर दो, अक्षय पात्र फाउंडेशन को एक और स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो इनका यही प्रायोरिटी होता है। तो ये एंड फॉर सीजेपी आई थिंक दिस इज एन एक्सेलेंट फॉलो अप टू देयर एजिटेशन, बिकॉज एजिटेशन में वन क्रिटिसिज्म वाज कि ना एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से क्या होगा, उससे लाइक धर्मेंद्र प्रधान एंड नीट वर ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ दिस एंटायर रॉट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। द रियल रॉट एक्चुअली लाइज एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल की आधे से ज़्यादा बच्चे तो निकल ही नहीं पाते विद प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स। तो ये एकदम बहुत ही बेहतरीन इन्होंने इनिशिएटिव किया, एंड दैट टू इन अ वेरी बॉटम अप मैनर कि तो बच्चों को ही इंकरेज कर रहे हैं यार कि तुम ही एक्सपोज करो। तो या आई मीन Yeah. या इट्स रियली और ये ग्रेट। विजुअल मीडियम भी मुझे लगता है बहुत पावरफुल चीज़ होती है यार। जैसे 10 साल पहले भी यही हालत थी, ऐसा नहीं कि मोदी के आने के बाद ये स्कूल्स ऐसे हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बीन इन अ बैड शेप फॉर द लास्ट 20-30 years एटलीस्ट, इफ नॉट मोर। या तो लेकिन ये जो विजुअल मीडियम इंस्टाग्राम का जो आया है, दैट इज द ट्रू, आई एम सेइंग वेरी क्लीशेड थिंग्स राइट नाउ, बट द वे दैट technology can really transform the public imagination about the world that we live around, because जो अमीर आदमी बीजेपी सपोर्टर है, जो भी हो, जो अमीर आदमी मुंबई में दिल्ली में बैठा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उनको कोई आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स इतने बुरे हैं। दे रियली डोंट नो, इट इज़ अ फैक्ट। डू दे केयर और नॉट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, मे बी दे डोंट केयर ऑल्सो, बट फॉर केयरिंग यू हैव टू एटलीस्ट नो दैट दिस इज द सिचुएशन दैट वी आर इन। क्योंकि उनको प्रोपेगेंडाइज इतना किया जाता है ना कि विश्व गुरु बन गए, इंडिया इज बिकमिंग अ ग्लोबल पावर, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है कि गांव में जाओ, या गांव छोड़ो यार, इवन शहरों के जैसे दिल्ली में भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, मैंने खुद देखे हैं। मैं 2016 में दिल्ली में आया पहली बार, आई हैव मतलब पंखे उल्टे हो गए हैं, कांचें टूटी पड़ी है, बेंचेस नहीं हैं, ज़मीन पे बच्चे बैठे हैं। दिल्ली कैपिटल है हमारा, तो आप सोचो कि इंडिया भर में क्या हालत होगी।
So it is not as if the cities are any better off, but there was a physical barrier of sorts, because कोई अंदर झांक के देखता नहीं था कि स्कूल्स के अंदर क्या है. तो उसका भी एक बहुत अच्छा एजुकेशनल इम्पैक्ट होगा स्कूल ठीक करो आंदोलन का, कि फॉर द फर्स्ट टाइम upper middle class elite audience will also be exposed to the grim reality of their own brethren and how they live. No, I think the lack of empathy for public schools was kind of symptomatic or symbolic of our general societal empathy towards poor. What happens next? But before we conclude, I think we have to talk about one incident in Bengal. Because it has fallen out. It has happened out of the CJP's School Tea Karo campaign. So Akshay, you can take the Yeah. lead and we can talk about it. या बंगाल के बारे में हम लोग सुनते ही आए हैं कि वायलेंस जनरली बेसलाइन लेवल पे हायर बंगाल में होता है. एंड आई गेस मैंने खुद बंगाल में कभी काम नहीं किया है, या आई हैव नॉट रिपोर्टेड लाइक आदित्य, यू वर पार्थ, यू माइट हैव रिपोर्टेड इन बंगाल. तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग फर्स्ट हैंड कि वायलेंस कितना ज़्यादा हो सकता है. लाइक एक लड़का है अब्दुल, ही वॉज एक्चुअली एट जंतर मंतर जब वो धर्मेंद्र प्रधान का एजिटेशन चल रहा था. तो वो जंतर मंतर पे था, और उसके बाद वो अपने गांव वापस गया. तो ऑलरेडी देयर वाज सम काइंड ऑफ, जो बीजेपी लीनिंग लोग थे गांव में, दे वर ट्राइंग टू टारगेट हिम कि ये तो एंटी नेशनल है, ये फलाना ढिमका. इट वाज लाइक अ स्मीयर कैंपेन दैट वाज हैपनिंग अगेंस्ट हिम. फिर ये स्कूल ठीक करो एजुटेशन कैंपेन शुरू होता है सीजेपी का, एंड अब्दुल गोज टू हिज लोकल विलेज स्कूल जहाँ पे वो खुद पढ़ा हुआ है, एंड ही डज अ स्कूल ऑडिट. ऑडिट करके घर आता है, एंड allegedly बीजेपी पीपल, मैं आई हैव नो एविडेंस टू से वो बीजेपी के भेजे हुए थे या जो भी थे, बट जो वहाँ के लोग कह रहे हैं, जानकारी जो है लोकली, वो ये है कि वो बीजेपी के सपोर्टर्स, बीजेपी के लोग थे. वो वहाँ पहुँचते हैं और उसको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, एंड दे ऑल्सो बीट हिम अप अ लिटिल बिट, बट देन हिज फादर कम्स टू सेव हिम. अब्दुल के जो फादर है वो उसको बचाने के लिए आते हैं, एंड अपेरेंटली उनको इतना बैकलैश होता है उसका, हिज फादर्स एक्शन ऑफ कमिंग टू सेव हिम, कि वो उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं. देन अब्दुल्स फादर गेट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, एंड अगले 24 घंटे में दिस हैपेंड, मतलब लिटरली आज सुबह की बात होगी, आज हम संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सुबह खबर आती है कि हिज फादर इज़ नो मोर, वो गुजर चुके हैं. तो ये मतलब एक तरफ बहुत होपफुल ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें तो हो रही है, 100% हो रही है, लेकिन अपने गांव का स्कूल सुधारने के लिए एक लड़का निकलता है और उसका खामियाजा उसको ये भुगतना पड़ता है कि उसके फादर को मार दिया जाता है. दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ द टाइम्स वी आर लिविंग इन राइट नाउ, कि एक देयर इज क्लियरली एन एलिमेंट, ए सेगमेंट इन आवर सोसाइटी हु is so brainwashed, so propagandized by BJP and its powers, that they cannot tolerate somebody trying to improve a government school. Matlab, it's just horrible. Like Bengal is a state that they've just won, so they are on a different high. So one has to understand that while the BJP at the center might be on a bit of a low, BJP in Bengal is on a high. Bengal is going to be like that for the next 5 years. I have no doubt about it. I've reported from Bengal already. As you said, the violence is on a higher side, and this is the same like party and the supporters who have celebrated closing down a college in Jammu Kashmir. They have now attacked a man who was auditing a school. So clearly they don't care about the nation, they don't care about people, they don't care about anybody, they just care about the party that they serve. हाँ, आई मीन बंगाल में तो मेरे ख्याल है वायलेंस की हदें पार होने वाली हैं जिस कदर ये चल रहा है. एंड बिकॉज इनको एक ये भी सेंटिमेंट है कि हमें इतने साल से हमें एडलॉजिकली दबा के रखा पहले लेफ्ट ने और टीएमसी ने, तो ये हर छोटे मोटे बड़े पॉलिटिकल थ्रेट को ये इस तरह से हैंडल करेंगे. सो दिस इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट. आई होप इसकी हकीकत सामने आए, एंड that is that the whoever killed this boy's father is brought to justice. But I really hope that happens. Yeah, I mean, on that somber note, I think we can end our episode. We had a lot. It was a very front loaded with hope kind of episode.
and although we're ending on a not so hopeful On a note, bit of a reality check. yeah, exactly. But thank you everyone for joining us, and we will be back next week with the next week's wrap up. Also, fourth time lucky, we have managed to shoot an episode under 40 minutes. Yes, exactly. I think we should also ask people to subscribe to the channel. Oh yes. हाँ यार, ये अपन को चौथी बार एपिसोड में याद आ रहा है, यही बड़ी ये हमारी इनकॉम्पिटेंस भी दिखाता है थोड़ी, हम कितने बुरे पॉडकास्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स है कि हम कोई एक नहीं, बार भी नहीं. हम दर्शकों को माफ कर देते हैं कि उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया. नो एब्सोल्युटली यार, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर कंटेंट. अगर आप लोग को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को ये इस लिंक को ज़रूर भेजिए, और हमें अपना फीडबैक भी दीजिए, क्योंकि हमारा भी ये चौथा एपिसोड है. हम लोग भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 3 दोस्त पॉलिटिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग इन डिफरेंट परस्पेक्टिव्स एंड जस्ट शेयर आर ऑनेस्ट कैंडिड ओपिनियंस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग. तो अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू नेक्स्ट वीक.